जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं धर्मराज कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीएस से प्रारंभ जीएस विद धर्म में आपका स्वागत करता हूं। और अपने बिहार पुलिस स्पेशल क्लास, जिसमें दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, जिसमें जीएस का निचोड़ को क्या कर रहे हैं दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज और टॉपिक वाइज देख रहे हैं। इसको दोस्तों हम लोग क्विक रिवीजन तरीके से दोस्तों क्या कर रहे हैं, कवर कर रहे हैं दोस्तों। अभी दोस्तों हम लोग क्या कर रहे हैं, पॉलिटी पार्ट को कवर कर रहे हैं। पॉलिटी का हमारा 2 पार्ट हो गया है। ये दोस्तों हमारा क्या है, आखिरी पार्ट है। ये आखिरी पार्ट है। इसके बाद दोस्तों हमारा पॉलिटी खत्म हो जाएगा। पॉलिटी दोस्तों हमारा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो उसके बाद अगले सब्जेक्ट पे हम क्या करेंगे दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। और आपका PYQ सीरीज भी दोस्तों चल रहा है, तो उससे भी दोस्तों आप देखिएगा, उससे भी आपको लाभ होगा। ये दोस्तों हमारा क्लास 4 है। क्लास 4 किसका है, तो जीएस का निचोड़ का दोस्तों। अभी हम लोग वर्ल्ड हिस्ट्री पर बात कर चुके हैं, उसका PYQ भी हो गया है। पॉलिटी कर रहे हैं दोस्तों, पॉलिटी का आज हमारा खत्म हो जाएगा। इधर जो दोस्तों वीडियो है, इसमें हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं, तो आपात उपबंध के बारे में, आपातकाल के बारे में जानेंगे। महत्वपूर्ण संविधान संशोधन के बारे में जानेंगे दोस्तों, कौन कौन से अभी तक संशोधन हो चुके हैं उसके बारे में जानेंगे। कुल 12 अनुसूची पर बात करेंगे। यह बात क्या करेंगे, आपको याद दिला देंगे हम। संविधान के 22 भाग और संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद पर दोस्तों आज हम लोग क्या करेंगे, विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो वीडियो में दोस्तों बने रहिएगा, बहुत आपको आनंद आएगा और बहुत कुछ दोस्तों सीखने के लिए मिलेगा। और यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपको आएंगे ही आएंगे। बाकी जितने भी 3-2 पार्ट कराए हैं वो पूरा देख लीजिएगा। ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं दोस्तों, 1 घंटा का वीडियो है। क्योंकि आपका सिलेबस आपके पास 1 महीने का टाइम है, और 1 महीना बोले कि हमारे पास तैयारी कीजिए, आपको पूरा हम क्या करेंगे, विश्वास दिलाते हैं कि आपका रिजल्ट हम दिलाएंगे। तो हम पर विश्वास रखिए दोस्तों, क्लास कीजिएगा तो आपको समझ आ रहा होगा कि हाँ ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है दोस्तों। बाकी अपने स्तर से जो भी आपके पास दोस्तों नोट्स वगैरह है जो है, वो अपना भी रिवीजन करते रहिए दोस्तों। क्योंकि आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि अगर आप रिवीजन कर रहे हैं तभी दोस्तों आपका क्या होता है, रिजल्ट होता है। मतलब रिवीजन इक्वल टू क्या होता है, रिजल्ट। जितना रिवीजन कीजिएगा वही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा दोस्तों। चलिए हम शुरू करते हैं बिना समय गवाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे किसके बारे में, तो आपात उपबंध, मतलब कि आपातकाल के बारे में। आज हम लोग चर्चा करेंगे किस पर, आपातकाल के बारे में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे भारत में जो आपात उपबंध है दोस्तों, वो भाग 18 में है। भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 तक हमारे संविधान में दोस्तों 3 प्रकार के आपातकाल का उल्लेख किया गया है। कितने प्रकार का है, तो 3 प्रकार का याद रखिएगा। 3 प्रकार कौन कौन सा है, तो पहला है राष्ट्रीय आपातकाल, दूसरा है आपका राष्ट्रपति शासन, जिसको राजकीय आपातकाल बोल सकते हैं आप, और तीसरा है वित्तीय आपातकाल। अब बात करते हैं कि जो राष्ट्रीय आपातकाल है, इसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में किया गया है। फिर अगर इसमें आप 4 जोड़ दीजिएगा तो आ जाएगा राष्ट्रपति शासन पर, जिसका उल्लेख 356 में किया गया है। और फिर इसमें 4 जोड़ दीजिएगा आप तो फिर आ जाएगा 360, जिसमें वित्तीय आपातकाल का उल्लेख किया गया है। तो अभी तक बताएं आपको कि राष्ट्रीय आपातकाल कितने होते हैं। आपातकाल हमारे भारतीय संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 में किया गया है। इसमें 3 आपातकाल का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल जो पूरे देश में लागू होता है, राष्ट्रपति शासन जो दोस्तों क्या होता है, पर्टिकुलर किसी राज्य में लागू होगा, और वित्तीय आपातकाल जो हमारे देश की क्या होती है दोस्तों, आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाती है, आर्थिक रूप से क्या होता है, तंगी हो जाती है दोस्तों, तब क्या करते हैं हमारे देश में दोस्तों, आर्थिक वित्तीय आपातकाल दोस्तों लागू होता है। तो ये बातें आपको याद हो गई होगी। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखिएगा कि आपातकाल का जो उपबंध है दोस्तों कहाँ से लिया गया है। तो आपातकाल दोस्तों हमारे संविधान में कहाँ से, जर्मनी से लिया गया है। वहीं वित्तीय आपातकाल बोलते दोस्तों, ये वित्तीय आपातकाल जो देख रहे हैं आपका, तो ये वित्तीय आपातकाल का दोस्तों उल्लेख हमारे मतलब कि संविधान में है, लेकिन कहाँ से लिया गया है दोस्तों, तो ये अमेरिका के संविधान से दोस्तों लिया गया है। तो ये भी बात याद रखिएगा। अगर सिर्फ बोल दे कि आपात उपबंध कहाँ से लिया, तो जर्मनी टिक कर दीजिएगा, ऑप्शन में दिया रहेगा जर्मनी टिक कर दीजिएगा दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं क्या, तो ये अब बारी बारी से बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है। तो राष्ट्रीय आपातकाल दोस्तों जिसका उल्लेख अनुच्छेद 352 में है, इसका कारण क्या होता है, तो जब दोस्तों हमारे देश में क्या होता है, युद्ध की स्थिति बन जाती है या बाह्य आक्रमण हो जाता है। मान लीजिए कि कोई बाहरी देश में, आपका चीन हो गया, पाकिस्तान हो गया, ये क्या करे हमारे देश पर दोस्तों आक्रमण कर दिया। तो उस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, हमारे देश में संसद से क्या होता है, प्रस्ताव पास होता है, और राष्ट्रपति क्या करते हैं दोस्तों, राष्ट्रपति आपातकाल लागू कर देते हैं। और या तो सशस्त्र विद्रोह हो जाता है। सशस्त्र विद्रोह मतलब कि हमारे देश के अंदर ही दोस्तों क्या होता है, ऐसा विद्रोह हो जाता है जिसके लिए मतलब कि आंतरिक अशांति हमारे देश में हो जाती है। तो 3 कारण है राष्ट्रीय आपातकाल लागू होने के, याद रखिएगा। युद्ध हो गया, बाह्य आक्रमण हो गया, या सशस्त्र विद्रोह, जिसको दोस्तों आंतरिक अशांति के स्थान पर 44वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तापित किया गया। मतलब पहले हम लोग क्या करते थे, आंतरिक अशांति, जैसे आपका 1975 में जो आपातकाल लगा था दोस्तों, वो क्या था दोस्तों, आंतरिक अशांति के कारण लगा था। अब तक अगर हम बात करें कि राष्ट्रीय आपातकाल सर कितनी बार लग चुका है, तो 3 बार दोस्तों लग चुका है आपका। 3 बार कब कब लगा है, तो आपका 1962,
पहला लगा था, दूसरा आपका 1971 और तीसरा 1975। ये 1971 जो लगा दोस्तों युद्ध की स्थिति में। 1962 में दोस्तों हम लोग भारत और चाइना के साथ क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, भारत चीन युद्ध हुआ था दोस्तों। और 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था दोस्तों। इसके कारण क्या हुआ दोस्तों, आपातकाल लगा था। वही 1975 में क्या था, आंतरिक अशांति, जयप्रकाश नारायण का देखे होंगे जन आंदोलन दोस्तों। तो उस समय क्या होता, हमारे देश में आंतरिक अशांति फैल गई, जिसके कारण क्या किए थे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी, तो उस समय क्या किया था, आपातकाल दोस्तों लागू किए थे। ये भी ध्यान आप दीजिएगा। 3 बार क्या लगा है हमारे देश में, राष्ट्रीय आपातकाल लगा है दोस्तों। अगर बात करते हैं कि राष्ट्रीय आपातकाल जब या किसी प्रकार का आपातकाल लागू होता है तो जो पूरी शक्ति होती है दोस्तों किसके हाथ में आती है, तो राष्ट्रपति के हाथ में। किसके हाथ में आती है दोस्तों, राष्ट्रपति के हाथ में आती है। कुछ भी करेगा तो राष्ट्रपति के मतलब राष्ट्रपति ही करेंगे दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया। तो अब आगे आते हैं हम लोग क्या, तो राष्ट्रपति शासन पर आते हैं, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 356 में किया गया। इसको हम लोग राजकीय आपातकाल के नाम से जान सकते हैं। ऐसे हम लोग बोलते हैं राष्ट्रपति शासन, लेकिन राजकीय आपातकाल आप याद रखते हैं क्योंकि राज्य में दोस्तों लगता है, क्योंकि ये राज्य में लगता है। क्यों होता है, क्या कारण होता है, तो कारण है कि राज्य के संवैधानिक तंत्र में विफलता। मान लीजिए क्या होता है, राज्य में जो प्रशासनिक व्यवस्था है, जो राज्य सरकार है, वो क्या कर रही है दोस्तों, अपने राज्य में संचालन जो प्रशासनिक व्यवस्था है वो चलाने में दोस्तों असमर्थ हो गई है। या मान लीजिए कि चुनाव हुआ, चुनाव में किसी पार्टी को दोस्तों बहुमत नहीं मिला, वो गठबंधन के द्वारा भी सरकार नहीं बना पा रही है। तो इस स्थिति में क्या होता है दोस्तों, राज्यपाल एक लिखते हैं लेटर, किसको, तो राष्ट्रपति को, क्योंकि राज्यपाल क्या होते हैं, राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करते हैं। अब वो राज्यपाल क्या करते हैं, लिखते हैं पत्र किनको, राष्ट्रपति को, कि फलना फलना राज्य में क्या हो गया, ऐसी स्थिति बन गई है। तो तुरंत क्या करते हैं, राष्ट्रपति देते हैं आदेश कि क्या कीजिए, वहाँ पर आप राष्ट्रपति शासन लागू कर दीजिए। और राज्यपाल क्या करता है दोस्तों, राष्ट्रपति का प्रतिनिधि के रूप में वहाँ पर शासन व्यवस्था को दोस्तों चलाने का काम करता है। तो ये यही क्या है आपका राष्ट्रपति शासन है दोस्तों, ये आप याद रखिएगा। आप बात करते हैं वित्तीय आपातकाल, जिसका उल्लेख अनुच्छेद 360 में किया गया है, लेकिन अब तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है। ये आपका लागू हुआ है 3 बार, ये आपका लागू हुआ है दोस्तों बहुत बार। हमारे बिहार में अब तक 8 बार लागू हो चुका है। और सबसे पहला अगर बोलेगा तो कहाँ हुआ था दोस्तों, पंजाब में। सबसे पहला कहाँ हुआ था, राष्ट्रपति शासन लागू पंजाब में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। पंजाब का पहला नाम दोस्तों पेप्सू था, वहीं पर दोस्तों क्या हुआ था, लागू हुआ था। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। बिहार में कितनी बार लागू हुआ है, 8 बार लागू हुआ। अगर बोलेगा सबसे पहले कब लागू हुआ था, तो 1968 में बिहार में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन दोस्तों लागू हुआ था। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं वित्तीय आपातकाल। बता दिया जब देश की आर्थिक स्थिति खराब हो, जैसे मान लीजिए कोरोना काल आया था, तो कोरोना काल में क्या होता दोस्तों, सब चीज़ बंद हो गया था। उद्योग धंधा मतलब जितने व्यापारिक संबंध हो या व्यापार हो, भारत का उद्योग हो, सब चीज़ क्या होता था, बंद हो गया था। तो उस स्थिति में सरकार को लगा क्या करना है कि हमें देश में वित्तीय आपातकाल लागू करना है, लेकिन सरकार ने दोस्तों ऐसा नहीं किया। ऐसे होने पर क्या होता है दोस्तों, ऐसे होने पर दोस्तों जो भी सरकारी कर्मचारी होते हैं दोस्तों, उनका वेतन क्या होता है, आधा हो जाता है। मतलब कि मान लीजिए आपको 100 रुपये मिल रहा है, तो वित्तीय आपातकाल लागू होने पर आपको दोस्तों 50 रुपये मिलेगा। मतलब जो सरकारी कर्मचारी है उनको दोस्तों ये हानि झेलनी पड़ती है, क्योंकि देश की आर्थिक स्थिति क्या होती है, खराब होने पर दोस्तों ऐसा करना पड़ता है। लेकिन अभी तक हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लागू नहीं। अगर प्रश्न पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन सा आपातकाल हमारे देश में लागू नहीं हुआ है, तो वित्तीय आपातकाल अपने दिमाग में बैठा लीजिएगा। अब बात आता है कि घोषणा कौन करता है, तो बता दिए घोषणा करता होते हैं राष्ट्रपति। संघीय मंत्रिमंडल के लिखित प्रस्ताव पर, जो संघीय मंत्रिमंडल है, जैसे मान लीजिए कि हमारे केंद्र सरकार है, वो क्या करेंगे दोस्तों, अपना प्रस्ताव देंगे कि हाँ देखिए ऐसा ऐसा स्थिति बन गया है। प्रधानमंत्री बोलेंगे राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति क्या करेंगे, प्रधानमंत्री के कहने पर दोस्तों संसद में प्रस्ताव जो पास हो जाएगा, तब राष्ट्रपति क्या करेंगे, अपना आपातकालीन घोषणा दोस्तों कर देंगे, मतलब कि आपातकाल लागू कर देंगे दोस्तों। अब हम लोग बात करते हैं कि कैसे होता है आपातकाल, उसकी प्रक्रिया को थोड़ा समझ लेते हैं। देख लीजिए यहाँ पर, उसकी भी बात हम लोग करेंगे। तो जो राष्ट्रीय जो आपातकाल का जो उद्घोषणा होता है दोस्तों संसद के द्वारा होता है। वो संसद क्या करता है, उसका अनुमोदन करता है। राष्ट्रीय आपातकाल की दशा में संसद के दोनों सदनों में क्या होता है दोस्तों, विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत बताए थे 2/3 बहुमत से क्या होता है, प्रस्ताव दोस्तों पारित होता है 1 माह के भीतर। 1 महीने के भीतर क्या करना है दोस्तों, 2/3 बहुमत से लोकसभा राज्यसभा दोनों को क्या करना है दोस्तों, आपको प्रस्ताव पास करना है। उसके बाद ही क्या होगा दोस्तों, आपका जो आपातकाल वो लागू होगा। याद रखिएगा, ये राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में। वहीं बात करें कि राष्ट्रपति शासन के बारे में या वित्तीय आपातकाल के बारे में, तो संसद के दोनों सदनों से दोस्तों विशेष बहुमत से, लेकिन 2 माह के भीतर। आपके यहाँ पर टाइम क्या, 2 महीने। बहुमत वही है, विशेष बहुमत 2/3 बहुमत से ही क्या करना है, पास करना है, लेकिन 2 माह के भीतर दोस्तों पास करना है राष्ट्रपति शासन में और वित्तीय आपातकाल में। तो उम्मीद करते हैं ये पॉइंट आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको और बताएंगे कि मान लीजिए कि अभी हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ है, लेकिन हमारे देश में आपातकाल लागू हुआ है तो स्थिति क्या हो गई, ठीक हो गई। स्थिति दोस्तों
ठीक हो गई। तो ठीक होने के बाद दोस्तों क्या होता है कि 6 माह के भीतर क्या होता है दोस्तों, आपातकाल को खत्म कर दिया जाता है। या मान लीजिए कि आपको बढ़ाना भी है, आपातकाल की स्थिति को बढ़ाना है, तो आप दोस्तों एक बार में 1 साल बढ़ा सकते हैं। एक बार में कितना, 1 साल। संसद के प्रस्ताव पास होने के बाद 1 साल में एक बार दोस्तों आप बढ़ा सकते हैं। ये भी पॉइंट आप याद रखिएगा कि ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों हम लोग आते हैं आगे कि अगर आपातकाल लागू होता है किसी भी प्रकार का, या आपका राष्ट्रपति हो या आपका ये राष्ट्रीय आपातकाल हो, तो क्या होता है, हम पे कुछ फर्क पड़ता है? तो जी हाँ, बिल्कुल फर्क पड़ता है। आपका जो मौलिक अधिकार होता है दोस्तों वो प्रतिबंधित हो जाता है। मान लीजिए जितने भी आपको मौलिक अधिकार दिए गए हैं उसको में जो भी प्रावधान दिए गए हैं, तो आपातकाल में दोस्तों आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन भी हो रहा है तो आप नहीं कोर्ट जा सकते, नहीं कहीं नहीं जा सकते, कोई सुनने वाला दोस्तों नहीं है। लेकिन यहाँ पर 2 पॉइंट आपको बताएंगे कि आपका जो आर्टिकल 19 है, 19 में जितने प्रावधान दिए गए हैं, मतलब 6 प्रकार के जो आपको अधिकार दिए गए हैं, उसमें क्या होता है, ये दोस्तों आपका हो जाता है निलंबित जब क्या हो आपका ये आपातकाल लागू होता है, राष्ट्रीय आपातकाल लागू होता है। लेकिन ये भी आपको याद रखना है कि राष्ट्रीय आपातकाल या किसी प्रकार का जो आपातकाल लागू होगा दोस्तों, आपका अनुच्छेद 20 और जो 21 है, ये दोस्तों आपातकाल लागू होने पर भी दोस्तों निलंबित नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रतिबंधित नहीं होता। अगर आपसे पूछ दे कि कौन सा अधिकार जो है हमारे संविधान में आपातकाल लागू होने के फलस्वरूप भी क्या होता है, प्रतिबंधित नहीं होता, तो अनुच्छेद 20 और 21 दोस्तों। ये इसको सुरक्षित कौन करता है, तो इसको सुरक्षित करने का काम करता है दोस्तों आपका अनुच्छेद 359 के द्वारा दोस्तों क्या होता है, वो प्रतिबंधित नहीं होता है। और जो आपका मौलिक अधिकार खत्म हो रहा है दोस्तों, वो किसके अनुसार खत्म हो रहा है, तो 358 के द्वारा। किसके द्वारा, 358 के द्वारा। तो इतने सारे पॉइंट आपातकाल में दोस्तों आप याद रखिएगा। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपको समझ में आ गई है। कोई पॉइंट दोस्तों आपको समझने में दिक्कत आती हो तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा, हम उसमें प्रयास करेंगे कुछ। अब हम लोग बात करते हैं महत्वपूर्ण संविधान संशोधन को देखते हैं। संविधान संशोधन के बारे में हम लोग बात कर चुके थे कि संविधान संशोधन हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 में किया गया, 368 में किया गया। इसका उल्लेख कहाँ से लिया गया है, तो ये लिया गया आपके दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया है। कौन से भाग में है, तो भाग ही बता दिए थे 20। ये सब की चर्चा हम कर चुके हैं, पहले ही बता चुके हैं। आज हम लोग महत्वपूर्ण संविधान संशोधन पर चर्चा करेंगे। अब ये संविधान संशोधन होता क्या है, तो क्या है कि जब हमारा संविधान निर्माण हुआ था दोस्तों, मतलब कि जो भी संविधान निर्माण करता थे तो संविधान बनाए, तो उन्होंने क्या किया कि भारतीय संविधान के भाग 20 में दोस्तों संविधान संशोधन का प्रावधान डाला, क्योंकि उनको पता था कि मनुष्य क्या है, एक परिवर्तनशील प्राणी है। मान लीजिए कि अभी जो हम काम कर रहे हैं वो भविष्य में जरूरी नहीं है कि यही काम से हमारा गुजारा चल सके, जो हमारा काम चल सके उसमें दोस्तों परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ती है। इसीलिए दोस्तों जो संविधान निर्माता थे, जो भी हमारे उस समय के संविधान बनाने वाले थे, उन्होंने दोस्तों प्रावधान किया कि जरूरत पड़ने पर क्या हो, संविधान में कुछ बदलाव हो सके। लेकिन बदलाव कैसे हो, ये बात हमारे संविधान में दोस्तों संविधान निर्माताओं ने दोस्तों नहीं बताया। बस यहाँ बस लिख दिया कि संविधान संशोधन आप कर सकते हैं, लेकिन कैसे कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कौन कर सकता है, क्या उसके लिए प्रावधान है, इसकी बात दोस्तों नहीं की गई। इसीलिए आपको हम 2 बात बताएंगे। 2 बेंच बैठता है सुप्रीम कोर्ट का, जो अब तक का सबसे बड़ा बेंच है दोस्तों। एक बैठता है आपका 1967 में, पहले भी चर्चा कर चुके हैं हम लोग, ये गोलकनाथ मुकदमा रहता है आपका पंजाब राज्य का, जिसमें क्या कहा जाता है, जिसमें यह मौलिक अधिकार के लिए आता है कि मौलिक अधिकार में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो सकता, मतलब कि संविधान में संशोधन नहीं हो सकता है। लेकिन यहाँ पर फिर आपका आता है ये जो आपका बैठता है, इसमें दोस्तों 11 जजों का दोस्तों बेंच बैठता है, मतलब 11 जज क्या करते हैं, इस पर फैसला लेते हैं। उसके बाद दोस्तों आपका 1973 में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का दोस्तों मुकदमा आता है आपका 1973 में। इसमें कहा जाता है कि हम संविधान में संशोधन कर सकते हैं। इसमें दोस्तों 13 जजों का दोस्तों क्या बैठता है, बेंच बैठता है। अब तक का सबसे बड़ा दोस्तों बेंच है आपका ये केशवानंद भारती, ये दिमाग में बैठा लीजिएगा। आज से पहले जो दूसरा है कौन है आपका, ये गोलकनाथ वाला दोस्तों, उसमें 11 जजों की बेंच बैठती है। फिर इसमें कहता है कि क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि उसके मूल ढांचा में, मतलब कि जो भी संविधान निर्माताओं ने 1950 में जो संविधान बनाकर लागू किया था उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अब बात होता है कि संविधान संशोधन करेगा कौन, तो संविधान संशोधन का अधिकार दोस्तों दिया गया किसको, तो दिया गया है आपको संसद को। जो हमारी संसद है वो संविधान का संशोधन दोस्तों करती है, ये पॉइंट भी आप याद रखिएगा। अगर मान लीजिए कि आप संसद है तो संसद कुछ भी कर सकती है, कैसा भी संविधान संशोधन कर सकती है, कुछ भी कानून बना सकती है। इसीलिए दोस्तों एक अभिभावक के तौर पर, एक गार्जियन के रूप में या संरक्षक बोलिए, उसके रूप में दोस्तों बनाया गया सुप्रीम कोर्ट को, कि सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि संसद संविधान के अनुसार ही संशोधन करे, जो मतलब क्या लोगों के लिए दोस्तों क्या है, सही है, संविधान के अनुकूल है। अगर मान लीजिए संविधान के प्रतिकूल है, संविधान में प्रतिकूल रूप से क्या करा, कानून बनाने का प्रक्रिया को ये पास कर दिया है, कौन, तो संसद, तो
जो सुप्रीम कोर्ट है उसको दोस्तों खारिज कर सकता है, मतलब कि दोस्तों उसको असंवैधानिक घोषित कर सकता है। तो प्रश्न आपको पूछ दे कि भारतीय संविधान का या संविधान का संरक्षक कौन है, गार्जियन कौन है, पिता कौन है, तो सुप्रीम कोर्ट है दोस्तों, ये भी बात ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करते हैं कि संविधान संशोधन के बारे में आपको अच्छी काफ़ी जानकारी हो गई होगी। अब हम बात करते हैं पहला संविधान संशोधन सर कब हुआ था। तो पहला संविधान संशोधन आपका 1951 में हुआ था, मतलब संविधान लागू हुआ था उसके 1 साल बाद ही दोस्तों पहला संविधान संशोधन करने की आवश्यकता पड़ गई, ये याद रखिएगा। तो ये 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी हमारे मूल संविधान में। याद रखिएगा आपके 8 अनुसूची थी जो संविधान निर्माताओं ने बनाए थे 26 जनवरी 1950 को जब लागू किए थे दोस्तों। तो उसमें 8 अनुसूची के बारे में दोस्तों चर्चा किए थे, लेकिन बताया कि समयानुसार क्या किया गया, संविधान संशोधन के द्वारा 4 अनुसूचियों को दोस्तों और जोड़ा गया और वर्तमान में आपके क्या है तो 12 अनुसूची है। 12 अनुसूची में कौन कौन से प्रावधान है वो आपको याद रखना बहुत बेहद ही जरूरी है। तो यहाँ पर क्या है 9वीं अनुसूची जोड़ी गई कब, तो पहला संविधान संशोधन 1951 में। क्या था भैया इसमें, तो इसमें भूमि सुधार एवं न्यायिक समीक्षा से संबंधित कानून को 9वीं अनुसूची में डाला गया। मतलब क्या था दोस्तों, भूमि सुधार करने का मतलब कि आपको पता है कि जब हमारा देश गुलाम था तो गुलाम की स्थिति में हमारे देश में जमींदार थे। जमींदारों के पास दोस्तों क्या था, अथाह मतलब कि बहुत ज़्यादा मात्रा में ज़मीन था दोस्तों। तो उस ज़मीन के लिए क्या किया गया था तो ये प्रावधान किया गया था, मतलब कि जिनके पास मतलब आवश्यकता से अधिक ज़मीन है उन्हीं के लिए प्रावधान करके दोस्तों ये संशोधन किया गया था। ये बात आप याद रखिएगा। ये 1951 में हुआ था। कब हुआ था दोस्तों, 1951 में हुआ था। ये ध्यान रखना है, आपको दिमाग में डाल लेना है। अब हम लोग आते हैं आपका 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 1967 में आपका 21वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसमें सिंधी भाषा को 8वीं अनुसूची में 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया था दोस्तों। अब ये भी बात याद रखिएगा कि हमारे मूल संविधान में दोस्तों जो भाषा है उसका उल्लेख 8वीं अनुसूची में किया गया था। 8वीं अनुसूची में दोस्तों 14 भाषा का उल्लेख किया गया था जब हमारा संविधान लागू हुआ था। लेकिन बाद में क्या हुआ दोस्तों, अभी वर्तमान में कितने भाषा हैं दोस्तों, तो 22 भाषा। ये 22 भाषा क्या हुआ है तो संविधान में संशोधन करके समय दर समय दोस्तों जोड़ा गया है। तो जो 15वां भाषा जोड़ा गया था, जो संविधान लागू होने के बाद जो पहला भाषा या 15वां बोलिए उसको, वो सिंधी भाषा था, जिसको हम लोग 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था दोस्तों। 21वां संविधान संशोधन 1967 में हुआ था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में आपका सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। यही पॉइंट याद रखिएगा। अब आते हैं आगे हम लोग 24वां संविधान संशोधन जो 1971 में हुआ था। 24वां संविधान संशोधन 1971 में हुआ था। इसमें क्या कहा गया था, तो इसमें कहा गया था कि संसद को यह अधिकार दिया गया है कि संविधान के किसी भी भाग, यहाँ तक कि मूल अधिकार में भी संशोधन कर सकती है। राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को मंजूरी देने के लिए बाध्य है। मतलब कि संसद को ये अधिकार दे दिया गया है। पहले मूल अधिकार में दोस्तों इसी को लेकर विवाद चला था। गोलकनाथ जो केस आया था आपका, केशवानंद भारती आया था, तो इसी को लेकर विवाद आया था कि संसद मूल अधिकार में संशोधन नहीं कर सकती है दोस्तों, नहीं कर सकती। लेकिन बाद में क्या होता है कि यहाँ पर संशोधन होता है और कहा जाता है, जितने संशोधन देख रहे हैं 1971 वाला दोस्तों, ये आपका इंदिरा गांधी जी की सरकार में होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि संसद जो है वो जो संविधान है, संविधान में संशोधन कर सकती है। यहाँ तक कि जो मूल अधिकार है उसमें भी दोस्तों परिवर्तन कर सकती है, मतलब उसमें भी संशोधन कर सकती है। इसीलिए आपका जो केशवानंद भारती आता है तो उसमें कहा जाता है कि संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचा में परिवर्तन नहीं कर सकते। जो मूल ढांचा है जो बनाया गया है उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। आप जो भी अलग से कुछ प्रावधान उसमें रख सकते हैं, ऐसा बात कहा गया। तो इसमें दोस्तों यही बात है। 24वें संविधान संशोधन में कहा गया कि मूल अधिकार में भी क्या कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं। और राष्ट्रपति को बाध्य कर दिया गया कि अगर संविधान संशोधन का विधेयक आपके पास आता है तो उस पर आप साइन करने के लिए, मंजूरी देने के लिए बाध्य हैं। ये 24वां संविधान संशोधन में कहा गया है, ये याद रखिएगा। आगे आते हैं 35वां संविधान संशोधन 1974 में हुआ था। इसमें सिक्किम को सहयोगी राज्य के रूप में दोस्तों बनाया गया। सिक्किम दोस्तों एक अलग क्या था, देश के रूप में था, आपको पता होना चाहिए। वहाँ पर वो राजाओं का दोस्तों शासन था। लेकिन समय के अनुसार क्या हुआ दोस्तों कि भारत सरकार ने क्या किया, उसको 35वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों आपका एक सहयोगी राज्य के रूप में, पूर्ण राज्य नहीं, बस एक सहयोगी राज्य के रूप में कि हाँ हमारा ये आप राज्य के रूप में है। वहीं बात करेंगे पूर्ण राज्य कब बनाएगा सिक्किम को, तो 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में, और सिक्किम को दोस्तों पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया था, मतलब पूर्ण तरीके से भारत का दोस्तों राज्य बना लिया। तो दोनों पॉइंट में आपको कन्फ्यूज नहीं होना चाहिए कि 35वां में दोस्तों सहयोगी राज्य के रूप में बनाएगा सिक्किम को, और 36वां में दोस्तों पूरी तरीके से भारत का राज्य बना लिया गया। अब दोस्तों बात करते हैं हम लोग
42वां संविधान संशोधन, जो अब तक का सबसे बड़ा संविधान संशोधन कहा जाता है दोस्तों, 1976 में दोस्तों हुआ था। ये भी आपकी इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था। इसको दोस्तों मिनी संविधान कहते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन अगर बोले आप कौन सा संविधान संशोधन है दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन है, क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत सारे परिवर्तन संविधान में आपको देखने के लिए मिलते हैं। सबसे पहला दोस्तों कि प्रस्तावना को पहले संविधान का दोस्तों अंग नहीं माना गया था, तो संविधान का जब अंग है ही नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, कोई संशोधन नहीं कर सकते हैं। लेकिन बाद में दोस्तों जो केशवानंद भारती, उसमें कहा गया कि प्रस्तावना क्या है, संविधान का अंग है और उसमें दोस्तों हम संशोधन कर सकते हैं। इसलिए अभी तक प्रस्तावना में एकमात्र संशोधन इंदिरा गांधी जी की सरकार में हुआ था और ये 42वां संविधान संशोधन था। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 नए शब्द दोस्तों जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। ये दिमाग में डाल लीजिएगा, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता शब्द को दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में हमारी प्रस्तावना में दोस्तों जोड़ा गया था। वही प्रियम्बल आपका उद्देशिका, जिसको नेहरू जी ने क्या किया था, संविधान सभा के समक्ष पेश किया था। फिर दोस्तों मूल कर्तव्य को जोड़ा गया था। मूल कर्तव्य की कहानी हम बताए थे पिछले क्लास में। ये भाग 4A बोलिए, 4 का बोलिए, अनुच्छेद 51 क में दोस्तों याद रखिएगा कि मूल कर्तव्य, इसके लिए दोस्तों समिति बनी थी। इंदिरा गांधी जी ने क्या की थी, एक समिति बनाई थी। कौन समिति, सरदार स्वर्णसिंह समिति बनाई थी। उन्होंने 8 कर्तव्य के बारे में बताया था, लेकिन उनकी सरकार जो इंदिरा गांधी जी की थी, उन्होंने 10 कर्तव्य को जोड़ा था। बाद में 11वां कर्तव्य आपका 86वां संविधान संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के प्रावधान के रूप में दोस्तों देखा जाता है। इसकी बात हम कर चुके हैं। तो अगर पूछ दे मूल कर्तव्य कब जोड़ा गया, कौन समिति थी, कौन सा भाग है, कौन अनुच्छेद है, सब आपका दोस्तों याद होना चाहिए। फिर उसके बाद नीति निर्देशक जो आपका DPSP है दोस्तों, उसमें भी कुछ आपके जो प्रावधान जोड़े गए। पहला है कि समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक संहिता, जितने भी हमारे देश के नागरिक हैं दोस्तों, तो उनके लिए क्या हो, एक समान न्याय। ये नहीं कि उच्च वर्ग के लिए दोस्तों न्याय कुछ और हो और निम्न वर्ग के लिए कुछ और है। और फाफत इसमें कहा गया निःशुल्क विधिक सहायता, मतलब कुछ भी कानूनी सहायता आपको चाहिए तो उसके लिए दोस्तों आपको शुल्क नहीं देना है, मतलब पैसा नहीं देना। इसके लिए दोस्तों अनुच्छेद आपका 39 का क्या जोड़ा गया, इसमें संविधान में दोस्तों जोड़ा गया। यही सब जो देख रहे हैं ना आप, 39 का, आपका 51 का, इस तरफ जोड़ करके दोस्तों हमारे संविधान में जो मूल संविधान में 395 अनुच्छेद था, वो भी वर्तमान में बात करें तो 450 से दोस्तों ज़्यादा हो गया। यही सब क्या हुआ, समय दर समय जुड़ करके। वहीं भाग बोले तो भाग दोस्तों अभी लगभग 25 हो गया है। जिसे देखिए अभी का भाग 22 था, ये भाग जुड़ा एक 4A, तो ये एक नया भाग जुड़ गया। तो इस तरह से दोस्तों आपको 25 भाग हम आपको दिखाएंगे अभी। तो उम्मीद करते हैं ये भी समझ में आ गया। फिर दोस्तों उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों को भाग लेना, मतलब जो भी कर्मगार, मतलब कि जो भी मजदूर हैं उनको भाग लेने के लिए दोस्तों अनुच्छेद 43 क में दोस्तों ये प्रावधान किया गया था। अब आते हैं आगे हम लोग। उसके बाद दोस्तों जो पर्यावरण संरक्षण है, पर्यावरण को संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दोस्तों 48 क में दोस्तों, मतलब ये DPSP में ही है आपका DPSP दोस्तों शुरू होता है 36 से लेकर के 51 तक के अनुच्छेद के बीच में आपका DPSP राज्य के नीति निर्देशकता। तो ये राज्य को दोस्तों अधिकार दिया गया था कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए। तो यहाँ पर पर्यावरण को संरक्षण करने के दोस्तों यहाँ पर क्या क्या प्रावधान किया गया था। राष्ट्रपति को कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्यकारी बना दिया गया था। मतलब जो राष्ट्रपति हैं वो क्या है, जो कैबिनेट हैं वो क्या है दोस्तों, उनकी जो सलाह है मानने के लिए बाध्य। अगर आपको इस तरह से बोल रहे हैं तो आपको वो करना ही करना है दोस्तों। इसीलिए कहा जाता है कि हमारे जो भारत के राष्ट्रपति है वो क्या एक कठपुतली की तरह है। कठपुतली तरह का मतलब कहने का मतलब उनके पास पावर, ऐसा नहीं कि पावर नहीं है, पावर है, लेकिन कुछ संविधान संशोधन द्वारा दोस्तों क्या किया गया, उनको दोस्तों बांध दिया गया है। ये ध्यान रखिएगा। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल 5 से बढ़ाकर 6 वर्ष कर दिया गया। आपको पता है कि अभी लोकसभा में कितना कार्यकाल है, 5 वर्ष है, लेकिन इंदिरा गांधी जी की सरकार ने क्या किया था, उसको 1 साल दोस्तों बढ़ा दिया था, लेकिन बाद में फिर दोस्तों घटा दिया जाता है। उसकी कहानी हम बताते हैं आगे। तो लोकसभा का बोले कार्यकाल बढ़ा करके 1 साल का मतलब 5 से 6 साल कब किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन के द्वारा ही दोस्तों किया गया था। एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो अभी सीट देख रहे हैं 545 हमारे लोकसभा में है, वो दोस्तों कौन से संविधान संशोधन में किया गया था दोस्तों, 31वां संविधान संशोधन हुआ था, इसमें दिया नहीं है, लेकिन याद रखिएगा 31वां संविधान संशोधन के द्वारा पहले लोकसभा का जो सीट था वो 525 था, उसको बढ़ा करके 545 दोस्तों कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा 31वां संविधान संशोधन के द्वारा। तो उम्मीद करते हैं ये भी हो गया। इसमें दोस्तों पशु पक्षी हो गया, आपका माप तौल हो गया, ये सब दोस्तों आपका 42वां संविधान संशोधन में आता है। अगर मान लीजिए आपके दिमाग से कोई बात निकल जाता है, आपको याद नहीं आता है दोस्तों, तो 42वां संविधान संशोधन आपको दिया है, तो उम्मीद करिएगा दोस्तों जितना भी जोड़ने का चीज़ हुआ है सब 42वां संविधान संशोधन में हुआ। जितना भी संविधान में जुड़ने का चीज़ हुआ है दोस्तों अधिकांश आपको 42वां संविधान संशोधन में देखने के लिए मिल जाएगा दोस्तों। आगे बात करते हैं 44वां संविधान संशोधन। जब इंदिरा गांधी जी की सरकार को दोस्तों क्या होता है, हटना पड़ता है, फिर भारत की सत्ता पर दोस्तों एक नई सरकार बनती है। इनकी तो जनता पार्टी की सरकार
जिनकी किनकी सरकार रहती है, तो ये आपके मोरारजी देसाई की सरकार रहती है। तो जो भी प्रावधान किए थे इंदिरा गांधी ने दोस्तों 42वां संविधान संशोधन के द्वारा, इसमें कुछ कुछ आपको देखेंगे अलग सा। तो 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया कि कैबिनेट की सलाह को एक बार पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए राष्ट्रपति को शक्ति दी गई, परंतु पुनर्विचार के बाद मानना बाध्यकारी किया गया। जैसे क्या किया गया था इसमें, इंदिरा गांधी ने क्या किया था, तो इंदिरा गांधी ने कह दिया था कि अगर कैबिनेट कुछ आपके पास प्रस्ताव भेजती है तो उसको मानने के लिए आप बाध्यकारी हैं। लेकिन यहाँ पर जब जनता पार्टी की सरकार बनती है तो वहाँ पर क्या प्रावधान किया गया 44वां संविधान संशोधन में, एक मिनट दोस्तों, चलिए हाँ, तो 44वां संविधान संशोधन में क्या किया गया, तो इसमें कहा गया कि जो राष्ट्रपति के पास कोई प्रस्ताव जाता है तो एक बार पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं वापस, लेकिन पुनर्विचार करने के बाद फिर से अगर उनके पास जाएगा तब वो बाध्यकारी हो जाएंगे। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, 44वां संविधान संशोधन में कहा गया था। लोकसभा विधानसभा कार्यकाल पुनः 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया था, 42वां में किए, और 44वां में दोस्तों क्या हो गया, ये फिर से हो गया, कम हो गया। राष्ट्रीय आपातकाल के विषय में जो आंतरिक अशांति थी, पहले बता दिया कि आंतरिक अशांति शब्द के स्थान पर सशस्त्र विद्रोह का दोस्तों शब्द जोड़ा गया। अगर बोलेगा कि आंतरिक अशांति, जो आपके बता दिए थे कि देश में 3 प्रकार के तीन बार आपातकाल लगा है। 2 बार दोस्तों युद्ध के समय लगा है, भारत और चीन के साथ जब युद्ध हुआ था तब, और एक बार दोस्तों क्या लगा था आपका आंतरिक अशांति के कारण। जो देख रहे थे आप बिहार से आपका जो छात्र आंदोलन शुरू होता है जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में दोस्तों, उसके कारण दोस्तों क्या होता है, देश में आंतरिक अशांति फैल जाती है और इंदिरा गांधी को क्या करना पड़ता है, आनन फानन दोस्तों आपातकाल लागू करना पड़ता है। क्या हवाला देती है, तो हमारे देश में आंतरिक अशांति फैल गई है उसके कारण, लेकिन बाद में यही आंतरिक अशांति को दोस्तों क्या कर दिया गया, नए शब्द में बदल दिया गया, कहा दिया गया सशस्त्र विद्रोह दोस्तों, ये याद रखिएगा। उसके बाद राष्ट्रपति कैबिनेट की लिखित सलाह पर ही आपातकाल घोषित कर सकता है। मतलब कि अगर ऐसे ही नहीं बस मुंह से बोल दिया आपातकाल, नहीं, राष्ट्रपति के पास अगर लिखित प्रमाण आता है तब क्या कर सकते हैं वो दोस्तों आपातकाल लागू करेंगे। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की सूची से हटा करके अनुच्छेद 301 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना देगा। आपको बताए थे कि हमारे मूल संविधान में 7 प्रकार के संविधान निर्माताओं ने अधिकार को रखा था, लेकिन बाद में संपत्ति का अधिकार दोस्तों मूल अधिकार के श्रेणी में ठीक से नहीं बैठ रहा था। इसलिए क्या किया गया कि 44वां संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों उसको निकाल करके विधिक अधिकार बना दिया गया। क्या बना दिया गया, विधिक अधिकार, जो 300 में डाल दिया गया, ये भी याद रखिएगा। अब बात करते हैं 52वां संविधान संशोधन। अब ये क्या है सर, तो 52वां संविधान संशोधन दोस्तों 1985 में हुआ था। ये दोस्तों दल बदल कानून था। क्या था, दल बदल को रोकने के लिए दोस्तों ये कानून जोड़ा गया था। कब, तो ये 1985 में 10वीं अनुसूची दोस्तों इसकी द्वारा जोड़ी गई थी। 8 अनुसूची अभी तक था, 9वां अनुसूची आपका पहला संविधान संशोधन के द्वारा 1951 में भूमि सुधार के लिए। अब यहाँ 10वां अनुसूची जुड़ गया, किसके लिए, दल बदल के लिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों उस समय जो भी सांसद वगैरह विधायक वगैरह थे उस समय दोस्तों दल बदल बहुत तेजी से बढ़ रहा था। उसी को रोकने के लिए क्या किया गया था दोस्तों, संसद से एक प्रस्ताव पारित किया गया था, दल बदल कानून दोस्तों, ये याद रखिएगा। 52वां संविधान संशोधन 1985। अब बात करते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989 मतलब 1989 में। आपको बताए थे कि लोकसभा विधानसभा में जो मतदान की उम्र थी हमारे मूल संविधान में वो 21 वर्ष था, लेकिन बाद में क्या किया गया दोस्तों, 61वां संविधान संशोधन के द्वारा घटा करके 18 वर्ष कर दिया गया। मतलब जो व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता है तो उसको दोस्तों वो मतदान देने के लिए दोस्तों योग्य है। इसका उल्लेख बोलेगा कि मतदान का अधिकार कौन से अनुच्छेद में है, तो बता दिए 3 दूनी 6 बताए थे आपको, 3 दूनी 6 मतलब 326 अनुच्छेद में दोस्तों मतदान का अधिकार आपके पास है। 69वां संविधान संशोधन 1991 में क्या है, तो दोस्तों इसमें केंद्र स्थापित प्रदेश दिल्ली है, जो अपना यूटी दिल्ली है, उसको दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी के क्षेत्र दिल्ली बनाया गया। मतलब कि उसको दोस्तों राष्ट्रीय राजधानी के रूप में दोस्तों घोषित कर दिया गया आपका 69वां संविधान संशोधन 1991 में दोस्तों, ये भी ध्यान दीजिएगा। हम लोग आते हैं आगे बात करते हैं आपका कौन सा है, तो बात करेंगे 70वां संविधान संशोधन 1992। तो दोस्तों इसमें दिल्ली पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति चुनाव मतदान का अधिकार दिया गया। आपको पता है कि हमारे राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित होते हैं, मतलब जो चुन करके सदस्य आते हैं वो, और जो भी राज्य के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, मतलब जहाँ जहाँ विधानसभा है वहाँ के निर्वाचित सदस्य क्या करेंगे, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। लेकिन यहाँ दोस्तों प्रावधान दिया गया कि जब विधानसभा के सदस्य भाग ले रहे हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, तो दिल्ली और पुदुचेरी में भी क्या है आपका विधानसभा है, तो उसके भी सदस्य भाग लेंगे, भाग तो लेना चाहिए अगर विधानसभा की बात हो रही है तो इसीलिए तो 70वां संविधान संशोधन जो होता है आपका
वो दोस्तों राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने के लिए कि दिल्ली या पुदुचेरी, जो कि यूटी है, ये क्या है, यूटी है, लेकिन विधानसभा वहाँ पर है दोस्तों, वहाँ मुख्यमंत्री देखने के लिए मिलेगा। यही दो आपका यूटी है जहाँ पर मुख्यमंत्री देखने के लिए मिलते हैं, बाकी दोस्तों और कहीं देखने के लिए नहीं मिलेंगे। 71वां संविधान संशोधन आपका 1992 में हुआ था। इसमें दोस्तों कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली 8वीं अनुसूची में दोस्तों जोड़ा गया। मतलब ये भाषा है, क्या है, ये 3 भाषा और 14 भाषा पहले था। 21वां संविधान संशोधन 1967 में आपका सिंधी भाषा जोड़ा गया, तो 15 हो गया। अब 3 यहाँ पर सर और जोड़ दिया था, कितना हो गया, 18 हो गया। अब बात आता सर याद कैसे रखेंगे इसको। 71वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों आपका कितना जोड़ा, 3 शब्द। तो दोस्तों कुछ नहीं कीजिएगा, नमक एक शब्द बता रहे हैं आपको, नमक, तो नमक से याद रखिएगा। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों जोड़ा गया था। इसको याद रखना आपको लिए बेहद आसान है। तो कितने भाषा हो गए, 15, 3, 18, 4 भाषा और जुड़ेंगे, बाद में आपको बताते हैं, फिर आगे ही बताएं कैसे इसको याद रखना है। तो चलिए बात ये समझ में आ गया होगा आपको, कहीं भी दिक्कत होगा हमें ज़रूर बताइएगा। अब बात करते हैं 86वां संविधान संशोधन जो 2002 में हुआ था। इसमें जोड़ा गया था आपका वही 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, जो आपको सभी जगह देखने के लिए मिलेगा। कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलेगा, तो संविधान के मूल अधिकार की श्रेणी में अनुच्छेद 21 है, जो अनुच्छेद 21 है आपका जीवन का अधिकार, आपका अनुच्छेद 21 में, उसी में दोस्तों अनुच्छेद 21A में दोस्तों ये प्रावधान किया गया, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क या प्रारंभिक शिक्षा का प्रावधान ये क्या बना दिया गया, उनका मौलिक अधिकार दोस्तों बना दिया गया दोस्तों। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो सुप्रीम कोर्ट में ये क्या हो सकता है दोस्तों, जा सकते हैं। फिर नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 45 में दोस्तों आपको देखने के लिए मिलता है कि विषय वस्तु के परिवर्तित करके 6 से कम आयु के बालकों के लिए प्रारंभिक बाल्यावस्था के देखरेख और शिक्षा का उपबंध किया गया। जैसे आंगनबाड़ी का नाम सुने, आंगनबाड़ी दोस्तों इसी अनुच्छेद के द्वारा चलता है, अनुच्छेद 45 के द्वारा चलता है। इसमें दोस्तों प्रावधान ये आपका 86वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। मतलब 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए दोस्तों क्या है, आपके लिए आंगनबाड़ी है। 6 से 14 वर्ष के उम्र के बच्चों के लिए दोस्तों आपका वो स्कूल देख रहे हैं आप, वो निःशुल्क शिक्षा के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपका शिक्षा भी है और उनका देख रेख बाल्यावस्था के दोस्तों भी जो भी मतलब कि उनकी ज़रूरत के लिए चीज़ें होती है दोस्तों वो उपलब्ध कराने के लिए प्रावधान आपका अनुच्छेद 45 में किया गया है। और जो मूल कर्तव्य है आपका, जो बताया था कि आपका जो मूल संविधान में कर्तव्य के बारे में चर्चा नहीं की गई थी, लेकिन 42वां संविधान संशोधन 1976 में 10 कर्तव्य जोड़े गए हैं और 11वां कर्तव्य दोस्तों यहीं पर जोड़ा जाता है आपका 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए क्या करना है, तो शिक्षा का मतलब बच्चों को शिक्षा निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराना, ये माता पिता का दोस्तों कर्तव्य बना दिया गया दोस्तों। ये उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। आप चलते हैं आपका 89वां संविधान संशोधन आपका जो 89 का जो 2003 में हुआ था। इसमें अनुसूचित जाति मतलब जो SC है और अनुसूचित जनजाति जो ST है के लिए अलग अलग आयोग की व्यवस्था की गई। मतलब कि SC आयोग और ST आयोग का दोस्तों प्रावधान किया गया। मतलब कि आपका 89 नंबर का जो संविधान संशोधन था जो 2003 में हुआ था, उसमें दोस्तों कहा गया कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए तो अलग अलग क्या होगा, आयोग बनाया जाएगा दोस्तों। उनके संरक्षण के लिए, उनके विकास के लिए दोस्तों ये काम किया गया, ये ध्यान रखिएगा। ये 89। अब 91 का दोस्तों इसकी चर्चा तो हम बार बार करते आ रहे हैं कि 91 जो 51वां संविधान संशोधन जो आपका है अधिनियम 2003 में दोस्तों ये लागू हुआ था। इसमें कहा गया था कि केंद्रीय मंत्री परिषद लोकसभा के कुल सदस्य का 15% से अधिक मंत्री नहीं हो सकता। मान लीजिए कि मोदी जी का मंत्रिमंडल है दोस्तों, तो हमारे लोकसभा में कितने सीट हैं दोस्तों, मान लीजिए 545 है, मान लीजिए कुल कितना है 550 है, कुल कितना है 550 है, तो इसका 15% से अधिक नहीं हो सकते, 15% से अधिक नहीं हो सकते। मान लीजिए 15% निकालिएगा, जितने भी आपके होंगे उसमें दोस्तों अधिक नहीं होंगे। वहीं विधानसभा के बारे में बताया गया कि 15% से अधिक नहीं हो सकते हैं, विधानसभा लोकसभा दोनों के बारे में बताया गया, लेकिन यही बताया गया कि 12 से कम नहीं होने चाहिए, 12 से कम नहीं होने चाहिए। तो ये सब पॉइंट आप क्लियर रखिएगा 51वां संविधान संशोधन 2003 में, क्योंकि आपसे प्रश्न पूछेगा ही पूछेगा। अब आते हैं जो 92वां संविधान संशोधन है जो 2003 में हुआ था। इसमें आपकी 8वीं अनुसूची में 4 भाषा और जुड़ेगा और आपका हो जाएगा कुल मिलाकर के 22 भाषा। 4 भाषा कौन है सर, तो इसमें बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली दोस्तों 4 भाषा दोस्तों आपका और जुड़ गया। तो पहले आपका था 14, क्या पहले कितना था आपका, तो पहले था 14, फिर आपका 1 जुड़ा सिंधी, फिर आपका 3 जुड़ा नमक, फिर जुड़ा आपका 4, कितना हो गया 14, 15, 3, 18, 4, 22। आप कैसे याद रखिएगा, देखिए ये आपका था जो सिंधी जुड़ा था 21वां संविधान संशोधन के द्वारा, ये जुड़ा था आपका 3 भाषा 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, आई जुड़ा है कि अब ये जो 4 भाषा है वो आपका जुड़ा है 52वां संविधान संशोधन के द्वारा। कैसे याद रखिएगा, देखिए 71 और 21 को जोड़े कितना आ जाएगा आपका, तो 92 आ जाएगा। तो 52वां संविधान संशोधन का ये 92 92 नंबर बोल रहे हैं के द्वारा 4 भाषा जोड़ा गया है, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हमारे बिहार का भी दोस्तों एक संवैधानिक भाषा आ गया है, कौन, मैथिली।
हमारे बिहार में दोस्तों मैथिली बोला जाता है, देखते हैं उत्तरी बिहार में आपका दरभंगा मधुबनी में दोस्तों, और कोई भी हमारे बिहार की में नहीं है। भोजपुरी की बात चल रही है कि भोजपुरी को संवैधानिक दर्जा दिया जाए संवैधानिक भाषा के रूप में, लेकिन अभी दोस्तों हुआ नहीं है। तो इस तरह से वर्तमान में आपको 22 भाषा हैं कुल, याद रखिएगा। ये 8वीं अनुसूची में बात किया गया है। अब आते हैं आगे, जो 97 नंबर का आपका संविधान संशोधन 2011 में देखने के लिए मिलता है। ये सहकारी समितियों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था। सहकारी समिति जिसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9B में किया गया, भाग 9 में B में किया गया। आप गांव में देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, अपना एक गुट बनाते हैं दोस्तों, गुट बना करके अपना जो भी काम है वो करने का काम करते, वही क्या है दोस्तों, आपका सहकारी समिति है दोस्तों। तो 97 नंबर में दोस्तों ये संशोधन करके इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। फिर 99 नंबर का संशोधन था आपका 2014 में हुआ था। अब तक का एकमात्र ऐसा संशोधन है दोस्तों जिसको सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। याद रखिएगा कि किस संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित किया था। तो ये जो 99 नंबर का जो था उसको दोस्तों क्या कर दिया था, असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्योंकि बताएं कि संविधान में संशोधन करने के फलस्वरूप उसको देखने का काम कौन करता है कि संविधान के अनुकूल है कि नहीं, तो सुप्रीम कोर्ट। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को गार्जियन कहा जाता है संविधान का। तो इसमें कहा गया कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम प्रणाली, बताया था कॉलेजियम प्रणाली क्या करता है, सलाह देता है राष्ट्रपति को कि हाँ इसको आप नियुक्त कीजिए, यहाँ पर इनको ट्रांसफर कीजिए, सब काम करने का कॉलेजियम करता है। इसमें 5 लोग होते हैं, एक मुख्य न्यायाधीश होता है, 4 अन्य न्यायाधीश होते हैं। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, इसको NJAC बोलते हैं, व्यवस्था की गई। वर्ष 2015 में उच्चतम न्यायालय ने इसे असंवैधानिक ठहराते हुए रद्द कर दिया। मतलब सरकार का कहना था कि कॉलेजियम के स्थान पर क्या कीजिए आप, ये जो NJAC है इसकी स्थापना कीजिए, इसको छोड़िए, इसको लाइए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं भैया, जो हमारा चल रहा है वही हमारे लिए सही है, ये हमारे लिए क्या है, अनुकूल नहीं है, तो इसीलिए क्या करें, इसको हम लागू नहीं करेंगे, ये क्या है हमारे लिए असंवैधानिक है दोस्तों, तो इसको लागू नहीं किया गया। ये भी बात आप याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। अब 100वां जो संविधान संशोधन है दोस्तों, भारत बांग्लादेश के मध्य भूभाग का हस्तांतरण है। 3 बीघा कॉरिडोर का नाम सुनते होंगे, ये सब भारत बांग्लादेश के बीच में। दूसरे 100वां संविधान संशोधन के द्वारा 2015 में दोस्तों ये प्रावधान किया गया था। अब जो भी अब 100 के बाद जो भी आपके लिए आएगा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा, क्योंकि 100 के बाद आपसे प्रश्न में अभी हाल फिलहाल में एग्जाम में यही पूछ रहा है आपसे। 101वां बोलेगा GST के लिए, 101वां GST याद रखिएगा, आपको ध्यान में रहेगा 2016। GST क्या है दोस्तों, एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा कर है दोस्तों। 2002 बोलेगा, सॉरी 102 बोलेगा 2018 में दोस्तों हुआ था। इसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। पिछड़ा वर्ग मतलब जो OBC हो गया दोस्तों, उसको क्या किया गया, आपको दिया गया संवैधानिक दर्जा। जो OBC वर्ग के लोग थे उनको मिल गया क्या, संवैधानिक, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग को मिल गया संवैधानिक दर्जा। अब हम लोग बात करते हैं आगे, 102 याद हो गया आपको। अब 103 आते हैं। तो 103 में दोस्तों इसमें प्रावधान किया गया जो EWS के हैं, ये 103 संविधान संशोधन आपका 2019 में हुआ था। तो EWS वर्ग के लोग हैं, उनके लिए तो सरकारी नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया। देखते होंगे कि इस आपके जब फॉर्म भरते होंगे तो EWS सर्टिफिकेट मांगता है, तो सर्टिफिकेट आपके पास रहेगा तो आप 10% आरक्षण मिल जाएगा। 104वां की बात करें तो इसमें कहा गया कि लोकसभा एवं राज्यसभा में अनुसूचित जातियों की जो सीट के आरक्षण उसको 10 वर्ष बढ़ाया गया। और एक महत्वपूर्ण बात का क्या कहा गया कि इसमें लोकसभा और राज्य विधानसभा में जो आंग्ल भारतीय हैं, आंग्ल भारतीय दोस्तों जिनका जैसे अंग्रेज हैं, तो अंग्रेज क्या किए, भारतीय महिला शादी करके उनसे जो बच्चा दोस्तों जो पैदा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, आंग्ल भारतीय कहते हैं। तो उनके भी दोस्तों हमारे लोकसभा विधानसभा में दोस्तों सीट रहते थे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या किया गया, उनको खत्म कर दिया गया। 104वां संविधान संशोधन याद रखिएगा, इनका सीट को समाप्त कर दिया गया, ये दोस्तों आपका 104वां में। तो केंद्र में दोस्तों आपका होता था 2 और राज्य में दोस्तों 1 जो राज्यपाल नियुक्त करते थे, केंद्र में आपका राष्ट्रपति करते थे। 105वां की बात करें तो 105वां संविधान संशोधन जो 2021 में हुआ था, इसमें कहा गया था कि राज्यों को सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप में पिछड़े वर्ग के लोग, जो EBC जिसको बोलते हैं हम लोग, पहचान करने की और सूची बनाने का अधिकार दिया गया। राज्यों को यह अधिकार 102वें संविधान संशोधन को द्वारा छीन लिया गया था। मतलब कि जो आपका हुआ था वहाँ पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात न की गई थी, लेकिन 105वां में दोस्तों कहा गया कि राज्य को हम यह अधिकार देते हैं कि जो क्या है, शैक्षणिक सामाजिक स्तर में और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो EBC हैं दोस्तों, उनका क्या कीजिए, पहचान कीजिए, उनका एक रिपोर्ट बनाइए, ठीक है, ताकि क्या करें, ताकि उनको हम आरक्षण दे सकते दोस्तों। तो 105वां दोस्तों याद रखिएगा EBC के लिए है, मतलब राज्य क्या करेगा, पहचान करेगा। अब दोस्तों हम बात करते हैं संविधान के भाग। एक मिनट पानी पी लेते हैं दोस्तों। चलिए अब आगे आते हैं। उम्मीद करते हैं कि सभी संविधान संशोधन आपको समझ में आ गए होंगे। कुछ दिक्कत हो तो हमें बताइएगा। अब संविधान के 22 भाग के बारे में बात करते हैं। 22 भाग, अब 25 भाग भी गिना देंगे आपको अभी। तो संविधान के
कुल भाग कितने हैं तो 22 भाग हैं। मूल संविधान में दोस्तों 22 भाग थे। वर्तमान में बोला है कितने भाग है तो 22 भाग बोलिए। अगर बोल दिया कि संविधान संशोधन के द्वारा कितने भाग मतलब मिला करके तो 25 भाग बताइएगा। तो भाग 1 में क्या है तो संघ एवं राज्य के बारे में, जो अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। याद रखिएगा संघ एवं राज्य क्षेत्र के बारे में, क्योंकि हमारे संविधान के भाग 1 ही में कहा गया कि भारत क्या राज्यों का संघ है दोस्तों। 28 राज्य और 8 यूटी से मिलकर हमारा भारत बना हुआ है। भाग 2 में बोलेगा नागरिकता के बारे में। एकल नागरिकता बताया था, इंग्लैंड के संविधान से लिया गया है। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। 3 मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट, जो 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद है। भाग 4 डीपीएसपी राज्य के नीति निषेध तत्व, जिसका अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक में किया गया है। भाग 4A यही जोड़ा गया है, तो कितना हो गया देखिए, यही सब जो जुड़ा है ना इसको गिनिएगा तो आपका 25 हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था सरदार सुवर्ण सिंह की अनुशंसा पर दोस्तों 1976 में 42वां संविधान संशोधन 51 का एक नया अनुच्छेद जुड़ गया। भाग 5 संघ की कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका, जिसके लिए अनुच्छेद आपका 52 से लेकर 151 जो हमारे संविधान का सबसे बड़ा भाग बोलेगा तो भाग 5 है दोस्तों। 6 राज्य के बारे में है, तो राज्य की कार्यपालिका विधायिका न्यायपालिका दोस्तों यहाँ देखने के लिए मिलेगा 152 से लेकर 237 तक है दोस्तों। भाग 7 ये क्या है निश्चित है अनुच्छेद 238, मतलब दोस्तों इसको क्या कर देगा भारतीय संविधान के जो भाग है दोस्तों उससे निकाल दिया गया है, उससे क्या कर दिया गया है ये दोस्तों खत्म कर दिया गया है। बोलेगा दोस्तों खत्म कब किया गया तो ये भी याद रखिएगा 7वां संविधान संशोधन होता है 1956 में। तो 7वां संविधान संशोधन के द्वारा जो आपका 7वां भाग है दोस्तों उसको खत्म कर दिया गया। ये प्रश्न आपका बन चुका है। 7वां संविधान संशोधन में एक प्रावधान दोस्तों और किया गया था कि एक राज्यपाल जो है वो 2 से 2 या मतलब कि 2 या 2 से अधिक राज्यों का दोस्तों क्या कर सकता है कार्यभार संभाल सकता है। जैसे मान लो बिहार का यूपी का एक राज्यपाल हो सकता है। ये प्रावधान दोस्तों 7वां संविधान संशोधन में किया गया था। अब बात करते हैं 8 में क्या है तो 8 में दोस्तों संघ एवं राज्य के बारे में, ये यूटी के बारे में। किसके बारे में यूटी के बारे में, यूटी के बारे में 239 से लेकर के 242 तक। भाग 9 पंचायत के बारे में 243 से लेकर 243 9 तक, मतलब इसको याद रखना था कैसे 243 से लेकर के 243 ओ तक, मतलब कुल मिलाकर के 16 अनुच्छेद दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेंगे। वहीं बात करते हैं 9ख नगर पालिका के बारे में। नगर पालिका देखते हैं नगरों में होता है, तो ये अनुच्छेद 243 से लेकर 243 य 6 तक है दोस्तों। 9ख जो सहकारी समिति बताए थे आपको, जो 97 नंबर का संविधान संशोधन के द्वारा दोस्तों जोड़ा गया था, अनुच्छेद 243 य से लेकर 243 य 9 तक है दोस्तों। अनुच्छेद अगर याद नहीं भी है स्टार्टिंग का तो याद रखना पड़ेगा आपको, अब फिर लास्ट का ये सब आपका अनुच्छेद नहीं पूछता है, यहाँ पर बस भाग पूछ देगा आपसे। भाग 10 में पूछेगा अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के बारे में, मतलब कि SC और ST के जो क्षेत्र है उसके बारे में दोस्तों किस में किया गया है तो 10 में है। फिर बात करते हैं 11 में दोस्तों संघ एवं राज्यों के बीच जो संबंध है, मतलब जो आपके केंद्र सरकार है और राज्य सरकार है उसके बीच में जो संबंध कैसा है दोस्तों उसका उल्लेख आपका अनुच्छेद 245-63 में किया गया है। वहीं बात करते हैं भाग 12 में तो वित्त संपत्ति संविदा एवं वाद, ये भी दोस्तों संघ एवं राज्य के बीच में जो वित्त का संपत्ति का जो दोस्तों वाद है उसका भी दोस्तों इसी में उल्लेख किया गया, याद रखिएगा। ये अनुच्छेद 264 से लेकर 301 तक, वही आपका कौन सा संपत्ति का अधिकार 300 में है ना। 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, ये 301 से लेकर 307 तक है। 14 वाणिज्य एवं समागम के संघ राज्यों के अधीन सेवाएं, ये आपका 308 से लेकर 300 कितना है 23 तक है। वही सेवाएं मतलब कि जो आप UPSC DPSC का नाम सुने हैं वही है आपका, कुछ नहीं है। ये इसमें UPSC DPSC का ही बात किया गया है आपका अनुच्छेद 14 में, याद रखिए भाग 14 में। 14A एक नया भाग जुड़ गया आपका अधिकरण, आपका अधिकरण इसमें उल्लेख किया गया है जिसमें आपका अनुच्छेद 323 क से लेकर 323 ख है दोस्तों। 15 भाग आपका अनुच्छेद जिसमें निर्वाचन का उल्लेख किया गया अनुच्छेद 324 से लेकर 329 क तक है। 16 कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध के बारे में, जिसमें आपका एंग्लो इंडियन आपका यहीं था 330 में था, एंग्लो इंडियन का प्रावधान था इसमें। SC ST हो गया OBC हो गया, इनके आरक्षण के बारे में सब दोस्तों आपको इसी में उल्लेख है। कहाँ पर अनुच्छेद 16 में, अनुच्छेद भाग माफ़ कीजिएगा अनुच्छेद निकल जा रहा है बार बार। भाग 17 राजभाषा के बारे में है, 343 से लेकर 351 तक दोस्तों है आपका। 351 क भी इसमें है, याद रखिएगा। तो राजभाषा हमारे अगर बोलेगा कि भारत का राजभाषा कौन है तो दोस्तों राजभाषा दोस्तों हिंदी ही है, याद रखिएगा। राजभाषा राष्ट्रीय भाषा नहीं है, राजभाषा है। वहीं बात करते हैं हम लोग आपात उपबंध के बारे में। आपका आपात उपबंध जो अभी हम पढ़ाएं आपको अनुच्छेद 352 से लेकर 360 में है। भाग 18 अनुच्छेद 19 प्रकीर्णन के बारे में है, जो 361 से लेकर 367 तक है। और फिर भाग 20 जिसमें संविधान संशोधन है अनुच्छेद 368 में। भाग 21 अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध है 369 से लेकर 392 के बीच अनुच्छेद। भाग 22 संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और
निरसन, ये आपका 393 से लेकर 395, तो इस तरह से कितने 395 अनुच्छेद हमारे संविधान में दोस्तों है। इसमें दोस्तों आप याद रखिएगा, स्टार्टिंग का 6 याद रखिएगा, 6 के बाद आप ये 9 याद रखिएगा, 8 भी याद रखना है आपको, 10 हो गया आपका, 11 याद रखिएगा, उसके बाद अपना 14 हो गया, 15 हो गया, 16, 17, 18 और 20 याद रखिएगा। इतना आपके लिए क्या है दोस्तों इंपॉर्टेंट है ये भाग, तो याद रखना तो सब याद रख सकते हैं, थोड़ा दिमाग शांत करके मतलब कि थोड़ा फोकस कीजिएगा, तुरंत आपको दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों। फिर ऑप्शन देखिएगा तो ऑप्शन से आसानी से आप टिक करके निकल जाइएगा दोस्तों। अब आते हैं हम लोग आगे, हम लोग यहाँ पर ये भाग खत्म हो गया 22 भाग। अब बात किया तो 25 भाग कैसे हो गया, देखिए 25 भाग, पहले 22 भाग था आपका, तो एक भाग यहाँ जुड़ा, देखिए 14 का 1 2 3 हो गया, यहाँ पर ये 4 हो गया, तो 22 4 26। एक बताया था कि 7वां क्या हो गया, 7वां खत्म हो गया, 7वां क्या हो गया, 7वां आपका खत्म हो गया, कितना बचा आपका 25। इस तरह से क्या भारतीय संविधान वर्तमान में 25 भाग है, तो ये भी आपका क्लियर हो गया। तो चलिए बात करते हैं हम लोग किस पे, अब बात करते हैं अनुसूची पर। ये दोस्तों आपको याद होना चाहिए, क्या है कि ये आपके एग्जाम में हमेशा इससे प्रश्न 1 2 आते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। संविधान की जो मूल संविधान था दोस्तों वहाँ पर कितने थे, तो 8 थे। फिर समय समय पर क्या हुआ दोस्तों, अनुसूचियाँ जोड़ी गई, वो भी बताएंगे। इसमें 73वां 74वां संविधान संशोधन का उल्लेख नहीं किया गया था, लेकिन आपको पता है 73वां 74वां संविधान संशोधन के बारे में, तो चलिए हम यहीं पर बता देंगे आपको। तो पहली अनुसूची में क्या है, तो पहली अनुसूची में दोस्तों राज्य एवं संघ के बारे में, मतलब जो स्टेट है और यूटी है उसका उल्लेख किया गया पहली अनुसूची में। दूसरा में क्या है, तो दूसरा में दोस्तों वेतन के बारे में, जितने भी हमारे संवैधानिक पद पर हैं कौन कौन, तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष, विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष हो गए, राज्यसभा के सभापति, विधान परिषद के सभापति हो गए या उपसभापति हो गए, उच्च न्यायालय के क्या हो गए, न्यायाधीश हो गए, जो आपके कैग हो गए अनुच्छेद 148, तो इन सभी के वेतन के बारे में देख लीजिए, इनका नाम देख लीजिए किनके किनके बारे में है। कभी कभी दे देगा और छाटने के लिए कि अनुसूची 2 में किनके वेतन का उल्लेख नहीं किया गया, प्रधानमंत्री दे देगा, मुख्यमंत्री दे देगा, इस तरह से। तो प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सबका नहीं है दोस्तों, राष्ट्रपति का है, राज्यपाल का है, लोकसभा विधानसभा के अध्यक्ष का है, उपाध्यक्ष का है, राज्यसभा के सभापति उपसभापति का है, विधान परिषद के सभापति उपसभापति का है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जज है उनका है, और कैग है उनका है। तो ये दिमाग में आपका रहना चाहिए सर। आपको हम संक्षिप्त में भी याद करवा देंगे, अभी कैसे याद रखना है आपको। फिर अनुसूची 3, इसमें दोस्तों क्या है, शपथ के बारे में, भारत के संघ के पदाधिकारियों के शपथ में प्रतिज्ञान के बारे में। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ पर दोस्तों आपका जो 3 व्यक्ति हैं उनका नहीं है शपथ का उल्लेख, कौन कौन, तो इनमें 3 याद रखना, राष्ट्रपति का उल्लेख नहीं किया गया है इसमें, वाइस प्रेसिडेंट से उनका नहीं किया गया है, और आपके जो राज्यपाल है इनका नहीं, इनके लिए दोस्तों अलग अनुच्छेद है, तीनों का नाम याद रखिएगा। तीनों में क्या है, इनका उल्लेख इसमें नहीं है। कभी कभी दे देगा कि किनका उल्लेख अनुसूचित 3 में शपथ का नहीं है, तो आपका राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का याद रखना है आपको। चौथी, राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, राज्यसभा में 250 सीट है, तो कितने कितने राज्य, मतलब कितने कितने राज्य से कितने कितने सीट आएंगे, कैसे कैसे बंटवारा होगा, तो ये प्रावधान दोस्तों चौथी अनुसूची में दी गई। याद रखिएगा, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, मतलब कि जो राज्यसभा में सीट है वो कितना कितना सबको दिया गया है, उसके बारे में दोस्तों ये प्रावधान चौथा में किया गया। 5वां जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए दोस्तों प्रशासन एवं नियंत्रण में उपबंध किया गया, मतलब जो ST SC है उनके लिए दोस्तों क्या किया गया, उपबंध दिया गया है। 6ठी भी दोस्तों जो है आपका ST SC के लिए है, लेकिन यहाँ पर 4 राज्यों के लिए, 4 राज्य कौन कौन है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। कैसे याद रखिएगा, तो AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो AMTM याद रखिएगा, आपको याद रहेगा 6ठी अनुसूची में SC ST के लिए है, 5वीं में SC ST के लिए है, लेकिन यहाँ 6ठी जो है वहाँ पर पर्टिकुलर 4 राज्य की बात कर दिया है, याद रखिएगा ना आप। 7वीं, तो संघ एवं राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, इसके लिए 3 सूचियाँ हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। बता दिए थे हम, संघ सूची पर कानून बनाएगा संघ सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सूची पर राज्य सरकार, और समवर्ती पर दोनों बनाएगा। लेकिन मतभेद की स्थिति में दोस्तों कौन बनाएगा, इसका कानून लागू होगा तो केंद्र सरकार का। लेकिन कुछ विषय ऐसे हैं जो तीनों में नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ, जो कनाडा के संविधान से लिया गया दोस्तों, ये ध्यान आपको देना है। 8वीं अनुसूची में भाषाएं कितना है, कुल 22 भाषा है, जिसका उल्लेख अभी कर दिए। मूल संविधान में 14 भाषा थे, वर्तमान में कितने हैं, 22 भाषा है, तो भी आपको याद होने चाहिए। फिर 9वीं अनुसूची, जो ये आपका 8वीं अनुसूची यहाँ तक हम लोग कवर कर चुके हैं। ये मूल संविधान में था, जो संविधान निर्माताओं ने दोस्तों क्या किया था, बनाया था, और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। उसके बाद 4 अनुसूची जुड़ा था आपका 9वीं, तो 1951 में पहला संविधान संशोधन, जिसमें कुछ अधिनियमों एवं विनियमों का विधि मान्यकरण के, मतलब याद रखिएगा भूमि सुधार के लिए जोड़ा गया था इसमें। 10वीं अनुसूची आपका दल बदल को रोकने के लिए दोस्तों ये काम किया गया था। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 में, 52वां संविधान संशोधन 1985 में आपका दल बदल कानून के लिए 10वीं अनुसूची जोड़ा गया था, याद रखिएगा।
11वीं अनुसूची पंचायत का उल्लेख किया गया है 11वीं अनुसूची में। जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में दोस्तों ये क्या हुआ था, जोड़ा गया था, याद रखिएगा। 73वां संविधान संशोधन 11वीं अनुसूची में पंचायत 18 कितना आपका 29 विषय, कितने विषय 29 विषय का उल्लेख इसमें किया गया है। फिर 12वीं अनुसूची में किसके बारे में है, तो आपका नगर पालिका आदि का, मतलब समझिए कि नगर पालिका का जो नगरीय शासन है उसके बारे में दोस्तों उल्लेख किया गया है 12वीं अनुसूची में। ये आपको याद होना चाहिए, जिसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था, ये भी आपका 1992 में हुआ था। 1992 में ही दोस्तों आपका 74वां संविधान संशोधन के द्वारा भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। अब चलिए आपको हम कैसे याद रखना वो बता देते हैं कि ये 12 अनुसूची कैसे याद रखना, उसके लिए छोटा छोटा शब्द बताएंगे आपको, तो उसको याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो सबसे पहला क्या था, पहला 1 अनुसूची, 2, 3, 4, 5, 6, ये हम बात कर लिए। तो पहला में क्या है, तो राज्य और यूटी के बारे में, तो ये तो याद रहेगा आपको कि पहला अनुसूची में राज्य और यूटी के बारे में। दूसरा में है दोस्तों वेतन के बारे में। पहले हमको पैसा चाहिए, उसके बाद हम शपथ लेंगे। पहले क्या चाहिए हमको, पैसा, तो इसमें क्या है आपका पेमेंट के बारे में, मतलब कि वेतन के बारे में है। ये क्या है, वेतन के बारे में। फिर क्या है यहाँ पर, शपथ के बारे में है। तो उम्मीद करते हैं तीनों समझ में आ गया होगा। यूटी राज्य, फिर दूसरा में वेतन के बारे में है, मतलब जो संवैधानिक पदाधिकारी हैं, राज्यपाल, राष्ट्रपति, इनके उपराष्ट्रपति, ये सब। तीसरा में शपथ के बारे में है, लेकिन 3 आदमी का याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ का उल्लेख यहाँ पर नहीं किया गया है। चौथा आपका है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, जो राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन है उसके बारे में है, चौथा याद होगा। 5वां में SC ST के बारे में है। छठा भी ST SC के बारे में है, लेकिन यहाँ पर 4 राज्य याद रखना है, AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। उम्मीद करते हैं आपको ये 6 याद हो गया होगा। अब आते हैं 7, 8, 9, 10। 7 में है संघ, मतलब राज्य और जो केंद्र सरकार है उनके बीच शक्तियों का बंटवारा। 7 में क्या है, शक्तियों का बंटवारा। 7 में हम साथ नहीं रहेंगे, क्या करेंगे, हम शक्ति का बंटवारा करके रहेंगे, मतलब कि आपका काम अपना अलग कीजिए, हम अपना करेंगे। इसके लिए 3 सूची है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। 8वां में भाषा, कितना भाषा है, तो मूल में 14 था, बाद में आपका जोड़ा कर समय समय पर कुल मिलाकर के 22 हो गया है। 9वां जो पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, भूमि सुधार। कौन है, भूमि सुधार, पहला संविधान संशोधन 1951 में। 10वां दल बदल, 10वां 10 से 10 और 10 से दल बदल। 52वां संविधान संशोधन 1985 में। तो याद होगी आपको। अब 11 और हम लोग बात करते हैं 12 पर। तो 11 में पंचायत, किसके बारे में, पंचायत के बारे में है। पंचायत के बारे में 11वीं अनुसूची है। इसके लिए दोस्तों 73वां संविधान संशोधन हुआ था। और 12वीं अनुसूची में दोस्तों किसके बारे में, नगर निगम के बारे में, नगर पालिका के बारे में बोलिए। इसके लिए 74वां संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों। विषय बोलेगा 73वां में दोस्तों, तो आपका 29 विषय है और नगर निगम दोस्तों 18 विषय है। तो इसके बारे में पूरा हम उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। बार बार अपना उंगली पर गिनिएगा। अनुसूची 1 राज्य यूटी, अनुसूची 2 इस तरह से बोलिएगा, अनुसूची 2 वेतन, अनुसूची 3 शपथ, अनुसूची 4 किसके बारे में है, तो राज्यसभा में सीटों का आवंटन के बारे में, अनुसूची 5 ST SC, अनुसूची 6 ST SC लेकिन AMTM, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अनुसूची 7 केंद्र और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा, उनके लिए 3 सूची याद रखिएगा। अनुसूची 8 भाषा, अनुसूची 9 जो पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था, भूमि सुधार। 10वां दल बदल, अनुसूची 10 जो 10 है आपका दल बदल के लिए। अनुसूची 11 पंचायत के लिए है। अनुसूची 12 दोस्तों आपके इसके लिए, नगर निगम के लिए। तो उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो ये क्लास तो लंबा हो गया है, आप सोच रहे हैं कि अनुच्छेद आपको इस क्लास में ना पढ़ाएं, पढ़ा देंगे दोस्तों तो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, फिर आपको देखने का मन नहीं करेगा, क्योंकि अनुच्छेद में भी दोस्तों हमको अच्छा खासा बात करना है आपसे। तो यहीं पर हम छोड़ते हैं इसको, लास्ट क्लास मतलब यहीं पर अंत करते हैं। फिर अगला जो हम आएगा लास्ट एक क्लास और ले लेंगे आपका, और उसमें आपको अनुच्छेद हम बता देंगे। पूरे जो अनुच्छेद है तो 395 उसमें हम बात करेंगे, क्योंकि अनुच्छेद भी आपका क्लियर होना चाहिए, क्योंकि हर एक एग्जाम में आपसे अनुच्छेद से प्रश्न दोस्तों 1-2 देखने के लिए मिलते हैं। तो हमें जरूर कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, और उनको भी तो लाइक सब्सक्राइब करने के लिए बोलिएगा। कोई कमी हो दोस्तों तो भी हमें कमेंट कीजिएगा दोस्तों, ताकि हम उसमें सुधार कर सकें दोस्तों। बाकी अच्छे से तैयारी कीजिए, मन लगा कर दोस्तों। 1 महीना में आपको हम दोस्तों पूरी तरह से पारंगत बना देंगे, हम पे भरोसा कीजिए दोस्तों। बाकी रिजल्ट आपके हाथ में होगा। धन्यवाद दोस्तों।